तो कल आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। बस कुछ घंटे का और इंतजार। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 543 में से 542 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। सूरत को छोड़कर बाकी सभी लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती होगी। सूरत में पहले नतीजे आ चुके हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर चुका है। तो 543 में से 542 सीटों पर मतगणना की शुरुआत कल सुबह 8 बजे से हो जाएगी। पूरे सुरक्षा इंतजामात कर लिए गए हैं। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद शुरुआत होगी ईवीएम से वोटों की गिनती करने का। तो कल पता चल जाएगा कि आखिर देश में होने वाला क्या है। क्या देश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है? मोदी गवर्नमेंट 3.0 की शुरुआत होगी या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि इस बार बदलाव होने वाला है? कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि 295 सीट तो कम से कम इंडिया गठबंधन को मिल रही है, तो वो दावा सच साबित होगा। ये सब कुछ कल क्लियर हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद रुझान आने शुरू होंगे। न्यूज 18 पर हम आपको हर एक सीट पर रुझान और नतीजे सबसे पहले दिखाएंगे। तैयारी चुनाव आयोग ने भी कर ली है, तो तैयारी न्यूज 18 ने भी पूरी की है। आज चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी जानकारी दी गई कि जिस तरह से लगभग 2 महीने का जो चुनाव चला वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव आयोग ने इसके लिए न सिर्फ वोटर्स को धन्यवाद कहा, सैल्यूट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया, बल्कि जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे, चुनाव की ड्यूटी में तैनात थे, उन सब की तारीफ की, सभी को क्रेडिट दिया। और एक बड़ा लंबा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नतीजों की बारी है। एक तरफ बीजेपी ने तैयारी कर ली है। बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है। तैयारी तो कल किस तरह से एक मेगा शो करना है उसकी भी बीजेपी ने कर ली है। तो बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में तैयारी हो चुकी है कि कल जश्न मनाना है और इसी तरह पूरे देश में ही बीजेपी दफ्तर पर कुछ ऐसी ही तैयारी है। तो दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि जीत तो हम ही हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात कर ले तो एग्जिट पोल ने भी दिखाया कि एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में लगभग 71 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो उत्तराखंड में तीसरी बार क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। अब देखना होगा कि नतीजे क्या होने वाले हैं। करवाया है और आने वाले समय में जो और चिन्हित लोग हैं उनको भी हम जिला बदल कराएंगे। और गैंगस्टर और गुंडा की 118 केसेस में 136 व्यक्तियों पे अभी तक हमने कार्रवाई की है। तो ये हमारी कार्रवाई जो कि निरोधात्मक रूप में चल रही है, जिससे कोई भी असामाजिक तत्व करवाया है। और आने वाले समय में जो और चिन्हित लोग हैं उनको भी हम जिला बदल कराएंगे। और गैंगस्टर और गुंडा की 118 केसेस में 136 व्यक्तियों पे अभी तक हमने कार्रवाई की है। तो ये हमारी कार्रवाई जो कि निरोधात्मक रूप में चल रही है, जिससे कोई भी असामाजिक तत्व करवाया है। और आने वाले समय में जो और चिन्हित लोग हैं उनको भी हम जिला बदल कराएंगे। तो उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की काउंटिंग की सभी तैयारियां हो चुकी है। प्रदेश में सभी 13 जिला मुख्यालय पर काउंटिंग होगी। पूरे प्रदेश में 884 टेबल्स बनाए गए हैं काउंटिंग के लिए। 884 टेबल पर काउंटिंग होगी। काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। सुबह 8 बजे से शुरुआत हो जाएगी काउंटिंग की और उससे लगभग 2-3 घंटे पहले ही तमाम जो काउंटिंग में लगे कर्मचारी हैं वो पहुंच जाएंगे अपने अपने बूथ पर, अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स पर। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनके हवाले ईवीएम किया जाएगा और उसके बाद काउंटिंग की शुरुआत होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और इसके आधे घंटे बाद ईवीएम मशीनें खोली जाएंगी। महत्वपूर्ण यह है कि सिर्फ 5 जिलों देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, यूएस नगर, पौड़ी आरओ सेंटर पर ही पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। बाकी सभी 8 जिलों में सुबह 8 बजे से ही ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। चुनाव आयोग के पास अभी तक 91,800 पोस्टल बैलेट पहुंच चुके हैं। इनमें से अकेले 60% पोस्टल बैलेट पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के हैं। कल हमारा जो मतदाता है, उत्तराखंड की मतदाता, अप्रैल 19 में लगभग 46 लाख लोगों ने उनका मताधिकार का प्रयोग किया है। कल इन सारी मतों का काउंटिंग होगी। कल सुबह जून 4 को सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। सारी जनपदों में ये काउंटिंग शुरू होगा। 5 जनपद जहां जहां रिटर्निंग ऑफिसर बैठता है, जैसे टेरी हो गया, टेरी गढ़वाल मतलब देहरादून जिले हो गया,
टेहरी, गढ़वाल जिला, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं हरिद्वार। तो मंगलवार को किसका मंगल होगा? सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और दोपहर तक लगभग ये क्लियर हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ 5 लोकसभा सीट हैं। 2 बार बीजेपी क्लीन स्वीप कर चुकी है। तीसरी बार क्या होने वाला है? बीजेपी फिर हैट्रिक के दावे कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार बीजेपी से जनता तंग आ चुकी है। देहरादून में हर विधानसभा के लिए 14 काउंटर्स तैयार किए गए हैं। जो ईवीएम मशीनों से हुई वोटों की काउंटिंग यहां पर की जाएगी। साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए 40 टेबल लगाई गई है। ये तैयारी है चुनाव आयोग की ओर से मतगणना को लेकर। हरिद्वार में बीएचईएल के केंद्रीय विद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया गया है। मतगणना के लिए प्रशासन की ओर से फुल प्रूफ तैयारी कर ली गई है। जिले की 11 विधानसभाओं के लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जानी है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, अर्धसैनिक बल सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रत्याशी शांतिपूर्वक वापस जाएंगे। किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक लगा दी गई है। पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी और उसके ठीक आधे घंटे बाद फिर हमारे ईवीएम्स की काउंटिंग होगी। 11 विधानसभाओं में लगभग 92 टेबल हमारे ईवीएम्स के लग रहे हैं और मैक्सिमम राउंड हमारा 23 राउंड का होगा, जो हरिद्वार का है, शहर का। और बाकी 21 राउंड, 19 राउंड और 15-17 राउंड हैं। और जो ATTPS के लिए वो 30 टेबल हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें हर 10 टेबल में एक ARO की तैनाती की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वोटिंग से पहले सवाल खड़े किए जा रहे हैं, फिर 5 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है और अब 2 सीट की बात कर रही है, जबकि कल तक 0 पर कांग्रेस आ जाएगी। उसके द्वारा बताया जाता है केवल मतगणना के दिन भिन्न प्रकार प्रश्न खड़ा करना कांग्रेस की हार को ही बताता है। आज 4 से 5 से 2 पे आ गए, कल सीट 0 होने वाले हैं, इसलिए फॉर्म 17 से किसके पास है? और काउंटिंग से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हाईकमान की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि काउंटिंग की क्लोज मॉनिटरिंग की जाए, तो वहीं ईवीएम की हिस्ट्री को भी चेक किया जाए। सी फॉर्म का मिलान और हिस्ट्री ऑफ ईवीएम, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी है उसको कुछ अतिरिक्त ईवीएम भी दी जाती है और जब वोटिंग खत्म होती है उसके बाद एक हिस्ट्री लिखी जाती है जिसमें बताया जाता है कौन से नंबर की मशीन का इस्तेमाल इस बूथ में हुआ है और इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये नंबर की ये मशीन है। मंगलवार यानी कल का दिन जो है चुनाव नतीजों का दिन है। मंगलवार को नतीजे सबके सामने हो जाएंगे, सबकी निगाहें टिकी हुई है मंगलवार पर ही। अजय भट्ट लगातार दूसरी बार नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। चुनाव नतीजे के ठीक एक दिन पहले अजय भट्ट आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। वहीं भट्ट ने भी नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा एक बार फिर किया। है कि मोदी जी तीसरी बार भारी बहुमत से आ रहे हैं और जितना कायाकल्प 10 साल में किया है, इन 5 सालों में भारत कहां पहुंच जाएगा हमको कल्पना भी नहीं है। अभी इतनी ऊंचाई पर मोदी जी देश को ले जाने वाले हैं, ये सबसे बड़ी खुशी। और उत्तराखंड की एकमात्र रिजर्व लोकसभा सीट अल्मोड़ा पिथौरागढ़, यहां पर मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस लोकसभा में 14 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग होगी और जीत का दावा मुख्य मुकाबले में शामिल दोनों ही उम्मीदवार कर रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट की काउंटिंग चारों जिलों में होगी। अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर जहां 12 टेबल लगाई हैं, वहीं पिथौरागढ़ की 4 विधानसभाओं में 14 टेबल लगी हैं। पिथौरागढ़ की तर्ज पर ही बागेश्वर की 2 विधानसभा सीटों के लिए भी 14 टेबल लगाई गई हैं, जबकि चंपावत की 2 विधानसभाओं में मतगणना के लिए 12 टेबल लगी हैं। चारों जिलों में मतगणना के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पहाड़ की रिजर्व लोकसभा सीट में इस बार कुल 13,39,327 मतदाता थे, जिनमें 6,53,896 ने मतदान में हिस्सा लिया है।
प्रत्येक विधानसभा के हिसाब से हमारे काउंटिंग रूम भी तैयार हो गए हैं। जो काउंटिंग एजेंट की गैलरी होती है और जो हमारे बीसीवी होते हैं वो सब तैयार हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है और जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईटीवीएस की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इस लोकसभा सीट पर पहले की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। 2009 में सीट रिजर्व होने के बाद यहाँ मुख्य मुकाबला प्रदीप और अजय टमटा के बीच ही रहा है, लेकिन अब तक की लड़ाई में बीजेपी के अजय टमटा ने जहां प्रदीप को 2 बार मात दी, वहीं प्रदीप टमटा सिर्फ 2009 में ही जीत दर्ज कर पाए हैं। ये बात अलग है कि इस बार दोनों दावेदार जीत का दावा कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है उस पर मोहर लगाई है और कमल के फूल में अपना बटन दबाया है। और मैं ये कह सकता हूं कि जितना प्यार पिछले चुनाव में मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और स्वयं मुझे मिला है, उससे अधिक ही प्यार हमको मिलने वाला है। पूरी तरह से आश्वस्त है इस देश में इन 10 सालों में, और विशेषकर उत्तराखंड का जो मामला है, पूरी तरह जो नौजवान है, रोजगार जो अहम सवाल है। जीत किसकी होगी ये तो मंगलवार को काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे में अगर बीजेपी के अजय टमटा जीत दर्ज करते हैं तो वो इस लोकसभा में हरीश रावत और बच्ची सिंह रावत के बाद लगातार 3 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे। वहीं सीट कांग्रेस की झोली में गई तो प्रदीप टमटा चुनावी सीरीज को बराबरी में लाने में कामयाब होंगे। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव रुझानों की माने तो बीजेपी हैट्रिक बनाने जा रही है। खबर यह है कि जीत की ये हैट्रिक बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं का भी भाग्य उदय करने वाली है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती में अभी कुछ घंटों का समय बचा है, लेकिन एग्जिट पोल के रुझानों ने बीजेपी को उत्साह से भर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तो परिणाम आने से पहले ही बाकायदा ऐलान कर दिया है कि चुनाव परिणाम के बाद पार्टी चुनाव में बूथ लेवल तक अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं को सम्मानित करेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी सरकार में दायित्वधारियों की 2 और लिस्ट जारी कर ऐसे वर्कर्स को सम्मानित कर सकती है। टोटल पोलिंग का 80% से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हुआ है। ऐसी विधानसभा के जो विधायक हैं, जो हमने इसके संयोजक, उनको हम सम्मानित करेंगे। ऐसे बूथ जहाँ 90% से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पक्ष में हुआ है, ऐसे बूथ के बूथ अध्यक्षों को हम सम्मानित करेंगे और इस संदर्भ में हमने कार्यक्रम रचना तैयार की है। सूत्रों की माने तो चुनाव परिणाम के बाद पार्टी समीक्षा मीटिंग आयोजित कर सकती है। इसके बाद खासकर उन कार्यकर्ताओं की लॉटरी खुल सकती है जिन्होंने उन 23 विधानसभाओं में बेहतरीन काम किया जहां बीजेपी के विधायक नहीं थे। पार्टी का इन सीटों पर विशेष फोकस रहा है। कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके, ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढ करके निश्चित तौर पर उनको सम्मान भी देना चाहिए और उससे पार्टी को लाभ इस रूप पे होता है कि भाई अगर उनकी प्रामाणिकता है तो प्रामाणिकता वाला व्यक्ति के पीछे जनता होती है और जनता जिसके पीछे होती है तो उसका लाभ कहीं न कहीं संगठन को होता है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को महत्व जरूर दिया जाना चाहिए। दरअसल बीजेपी इससे एक तीर से 2 निशाने साधने का काम कर रही है। पार्टी को अभी 2 विधानसभाओं में उपचुनाव में जाना है तो निकाय चुनाव भी सिर पर है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, इसके लिए संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अचानक हरिद्वार पहुंचे और ऋषिकुल मैदान में बने 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में खड़े यात्रियों से बातचीत की। सीएम धामी से मुलाकात के दौरान यात्रियों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कई यात्रियों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन सेंटर पर यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए। और हमारी प्राथमिकता है कि सभी दर्शन भी कर लें और दर्शन के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि अत्यधिक अगर संख्या होगी तो उससे भी दिक्कत होने की आशंका रहती है, जो शुरुआत के दिनों में हुई है। उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आगे धामों पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि धामों की भी एक बेयरिंग कैपेसिटी है और वहाँ से बात करने के बाद क्योंकि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, अब इतनी गर्मी भी है और परेशानी भी है, दोनों चीज़ें हैं, उसको देखते हुए देख रहे हैं कि क्या अच्छा समाधान क्या।
उधर साउथ अफ्रीका में सुर्खियों में आए गुप्ता बंधुओं की मुश्किलें बढ़ने लगी है। देहरादून में बिल्डर सत्येंद्र साहनी के आत्महत्या मामले में गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की उन कंपनियों को पुलिस खंगाल रही है जिन पर मृतक सत्येंद्र साहनी को शक था। देश ही नहीं विदेशों में भी कई बड़े नेताओं के संपर्क में रहने वाले गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता देहरादून की जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ यूपी के अलग अलग थानों में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। गुप्ता बंधुओं के खिलाफ जमीन पर कब्जा करना, धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी और एक्सटॉर्शन समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस जांच में पता चला कि मृतक साहनी की कंपनी के अकाउंट में गुप्ता बंधुओं की कई कंपनियों के अकाउंट से करीब 30 करोड़ रुपए भेजे थे, जिनसे हाउसिंग सोसाइटी तैयार होनी थी, जिस पर पुलिस ने सभी कंपनियों से जवाब मांगा है। साथ ही सभी कंपनियों को नोटिस भी जारी किया गया है। किसी कंपनीज के नाम दिए गए हैं जो अनधिकृत, जिसमें बताया गया है कि पैसा आने के कारण उन्होंने इसको ब्लॉक किया प्रोजेक्ट को, कि कहीं ऐसा कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू या गलत सोर्स से पैसा तो नहीं आ रहा। तो बहुत सारे बिजनेस जो इसके देख रहे हैं कि इसमें अकाउंट्स में पैसे आए हैं, तो इसमें हमने ईडी से भी पत्राचार किया है, चूंकि कहीं किसी शेल कंपनी के माध्यम से कोई पैसा ना आ रहा हो। तो सभी पहलुओं पर इसमें जांच चल रही, खासकर फोकस है जो सोसाइटी का जो केस है वो किन कारणों से हुआ, क्या उसके पीछे कारण रहे थे, वो सब। गुप्ता बंधुओं की जिन कंपनियों से सत्येंद्र साहनी की कंपनियों में पैसा भेजा गया था, उसमें मुख्य रूप से हैं अवनी परिधि एनर्जी कम्युनिकेट कंपनी, विजेता बेवरेजर्स कंपनी, सुरपाल पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एनवी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अर्जुन सिंह जोहाल कंपनी और एनवी डिजिटल रीज एंड ब्रीफेरियस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल हैं। इन कंपनियों से करीब 30 करोड़ 95 लाख रुपए भेजे गए थे। पुलिस का कहना है कि ये कंपनियां या तो शेल कंपनियां हैं या फिर इन कंपनियों का गुप्ता बंधुओं के साथ कुछ नाता है, जो ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का काम करती हैं। तो कंपनी इसमें शामिल पाई गई हैं। कहीं पैसा आने की बात जो बताई गई है कि अलग अलग, जो उनकी ऑडिट कंपनी ने बताया कि पैसे इसमें प्रोजेक्ट में काफी अलग अलग कंपनियों से आ रहे थे। इसके लिए ईडी को भी बताया गया। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज में, आगे आने पर तथ्यों के आधार पर सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। गुप्ता बंधु फिलहाल जेल में है। पुलिस इनके खिलाफ लगातार सबूतों के साथ कड़ियों को जोड़ रही है, जिससे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए अब ईडी का भी सहारा लिया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। इधर तेज आवाज कर ध्वनि प्रदूषण कर रहे कई धार्मिक स्थलों से हरिद्वार पुलिस ने लाउड स्पीकर हटवाए। हाईकोर्ट के निर्देश पर 77 धार्मिक स्थलों पर यह कार्रवाई की गई। एसएसपी ने बताया कि लगातार तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। कार्रवाई से पहले धार्मिक स्थलों के संचालकों से बातचीत भी की गई और फिर 77 स्थलों से लाउड स्पीकर्स हटाए गए। ऐसे स्थानों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। ये प्रोसेस आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अगर इस तरीके की जो सूचनाएं आती हैं या कोई ऐसा ध्वनि प्रदूषण होता है जिससे समाज में असंतोष या आक्रोश की बात आती है, तो उसको पुलिस ने तत्काल प्रभाव में हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।